कि पूरी कायनात इसलिए नहीं बनाई गई कि इमरान खान से दुश्मनी करे। 14 अगस्त की जो परेड है उसकी सलामी मियां शहबाज शरीफ नहीं ले रहे। जो दिल करता है वो रात को अपना एक सूटा लगाता है, उसके बाद वो एक नया फिगर दे देता है। स्क्रिप्ट राइटर कौन है यार? इतनी नई नई कहानियां रोज बना लेता है ये आदमी। इंडिया में फिल्में लिखे ना कि किस जज ने फोन करके मुझे कहा कि धमकी आई है। इसराइल जो है वो इमरान खान की हिमायत में बोल रहा है। इससे ज्यादा क्या बेनकाब होना इमरान खान ने। परवेज लाई ने चौधरी शुजात से गिड़गिड़ा कर रो रो के माफिया भी मांगी। पैम्पर बदलने वाली कहानी दोबारा से शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल ने पाकिस्तान में किसी के लिए आवाज़ उठाई है। सर, अब ये समझ नहीं आ रही है उन्होंने खान साहब के साथ दुश्मनी की है या खान साहब के साथ भला किया है। पहली बात तो ये समझ लें कि पूरी कायनात इसलिए नहीं बनाई गई कि इमरान खान से दुश्मनी करे। और यानी कायनात का ये मकसद नहीं है कि वो सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी करती रहे। हर मुल्क, हर फर्द, हर बंदा, हर चीज़ जो है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने किया और जो उसका जवाब पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, मैं दोनों की मजम्मत करता हूँ। दोनों की मजम्मत करता हूँ। देखें, अमेरिकन कांग्रेस में भी जिन लोगों ने इमरान खान के हक में बयानात दिए थे, मैंने आपको उस वक्त उसका ब्रेकडाउन बताया था कि कितने परसेंट, 97% थे जो या जूस थे या जूइश लॉबी को प्रमोट करने वाले थे, और कुछ थे जो इंडियन या इंडियन लॉबीज को प्रमोट करने वाले थे। तो वो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। और फॉरेन फंडिंग केस में बड़ा ओपन एंड शट केस है कि इसराइल से और इंडिया से दोनों से फंडिंग्स आई हुई हैं। तो आपको पता ही है किसका बच्चा है और किसका बेबी है और किसका ब्रेन चाइल्ड है। जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जवाब दिया वो भी सही नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने यह कहा कि जी फ़लस्तीनियों पे जुल्म करने वाले इसराइल को हक नहीं है कि हमारे अंदर मुदाखलत करे। तो इसका मतलब है कि आप इसराइल के नाम को मान लिया आपने। अगर तो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने वाले जालिम टोले का हमें नसीहत नहीं चाहिए या हमें उन यहूदियों की नसीहत नहीं चाहिए, तो फिर तो समझ आती थी बात मुझे कि आपने उस एक गिरोह को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब आपने यहाँ पे मुल्क का नाम ले लिया अपनी उसमें रिबटल में, तो टेक्निकली तो आपने एक लेजिटिमेट नाम ले ही लिया। समझिए आप बेसिकली क्या इसमें बड़ी एक क्रिटिकल ये बात है, और इसको मेरा ख्याल है कि किसी न किसी ने को देखना पड़ेगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है कि हो गया। लेकिन इस हुकूमत के बारे में मैं आपको एक अजीब सी बात बताना चाहता हूँ महावेश। आप देख रही होंगी, सोशल मीडिया पे भी आपने शायद देखा हो या टेलीविजन पे देखा होगा कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आज़म चौधरी साहब। आज़म चौधरी साहब पीटीवी में काम करते थे और मियां शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल कर लिया मियां शहबाज शरीफ से, और मीडिया गैगिंग के ऊपर था वो, कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं या उस हवाले से। तो मियां साहब को वो जवाब नहीं पसंद आया, या मियां साहब ने किया या किसी और ने किया, लेकिन हुआ ये कि आज़म चौधरी साहब को अपनी नौकरी से फारिग कर दिया गया पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन में जो वो कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाहौर प्रेस क्लब जो एक बड़ा मोतबर इदारा है पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से, प्रेस के हवाले से, और लाहौर प्रेस क्लब की बड़ी खिदमात हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के साथ खड़े होने के लिए, पाकिस्तान में लोग हकूक़ के लिए खड़े होने के लिए, इवन सहाफ़ियों के साथ खड़े होने के लिए। और ये कितनी आप देखें हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रेस क्लब का सदर जो है वो खुद बरतरफ हो जाए, और एक सवाल पूछने पे, और सवाल भी जायज़ पूछने पे, कोई ऐसा सवाल नहीं है। यानी अगर वो कहते हैं कि जी पीटीआई का नाम लेना या इमरान का नाम लेना जो है उसके ऊपर क्यों पाबंदी है, ये कब पाबंदी ख़त्म होगी, तो इसका आप जवाब देते, आपको नहीं पसंद आता आप इग्नोर कर देते। मेरा मतलब है कोई इसमें ऐसी कोई ये बात नहीं कि किसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता, उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे हैं, उसका मुस्तकबिल है, आपने उसको एक टर्मिनेशन का एक लेबल उसके ऊपर लगा दिया, और ये गलत बात है। तो मैं इसकी भरपूर अल्फाज में शदीद तरीन मजम्मत कर रहा हूँ, और मैं आज़म चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ पे आप कॉल देंगे हम सब अपनी अपनी हैसियत में आपके साथ होंगे वहाँ पे। ये पीडीएम की हुकूमत ने बहुत जुल्म किया, गलत किया, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
बिल्कुल सही। सर पीडीएम हुकूमत की चलें बात कर लेते हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि बिलावल जो है वो वजीर आजम बनेंगे। दुबई में शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं। सर आपके ख्याल में सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है या फिर वाकई इसमें कोई हकीकत भी है, कुछ फाइनल हुआ है? मेरा नहीं ख्याल महावेश, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है मियां नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना चौथी बारी। और बिलावल के ज़रूर चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन PMLN में मुझे मियां शहबाज शरीफ का ज़्यादा चांस लगता है वजीर आजम बनने के लिए बनिस्बत मियां नवाज शरीफ के। अच्छा। और ये भी सही है, ये भी सही है कि दुबई में वजीर आजम के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और यानी कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वहाँ पे और हवालों से बात हुई है इनकी, और गालिबन अब यह है कि वेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस में क्या रिजल्ट्स आते हैं और जिसकी जितनी सीट्स हों उसके साथ कौन कौन सी कोएलिशन पार्टी तैयार होती है। और मुझे ये लगता है कि डोंट बी सरप्राइज, ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बात कही थी, मैं आज आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी से अलायंस कर सकती है। यानी ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं होगी, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इस बात पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का अलायंस हो जाए हुकूमत बनाने के लिए। और उस सूरत में PMLN को बड़ा धचका लगेगा, ये आपको वाज़ेह एक बात बता रहा हूँ। लोग देख रहे हैं तरीन ग्रुप को, लोग देख रहे हैं अलीम खान को, लोग देख रहे हैं चौधरी शुजात को। मैं आपको बता रहा हूँ वॉच PTI वेरी क्लोजली, क्योंकि PTI जो है ना वो गेम चेंजर हो सकती है इस इलेक्शंस के बाद। देखते हैं सर पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त जबकि नून लीग ने 11 अगस्त को असम्बलियां तहलील होने की नवीद सुनाई है। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब है वो कहते हैं कि जो निगरान वजीर आजम है वो ना तो कोई सियासतदान होगा ना सहाफ़ी होगा बल्कि कोई मईशतदान होगा। सर इसमें आपको कितनी हकीकत नजर आती है? नाम तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहली बात तो यह है कि 8 अगस्त तो मैंने भी आपको डेट बताई थी, 2 हफ्ते पहले बताई थी मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 8 नहीं हो तो 11 हो जाए तो चलें, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 14 अगस्त की जो परेड है उसकी सलामी मियां शहबाज शरीफ नहीं ले रहे, ये बड़ा मुश्किल है, अनहोनी सी बात होगी। लेट्स पुट इट दिस वे। नाउ जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि IMF की भी जो शराइत होंगी उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए हफीज़ शेख और हफीज़ पाशा जो हैं ये 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होंगे। या एक तीसरा अगर पॉलिटिकल कैंडिडेट आपने लेना है जो उसमें आ सकते हैं मईशत के हवाले से, तो वो मोहम्मद मियां सुमरू का नाम वो भी आ सकता है। हफीज़ शेख साहब ने मुझे पता चला कि माजरत कर ली है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है। तो द टसल इज़ बिटवीन मोहम्मद मियां सुमरू एंड हफीज़ शेख। अब हफीज़ शेख जो हैं वो IMF के बड़ा करीब हैं और मोहम्मद मियां सुमरू जो हैं वो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत करीब हैं और उनकी बड़ी दोस्तियाँ हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो अब देखते हैं कुरा किसके नाम निकलता है। सर खान साहब के लिए एक के बाद एक मुसीबत जो है वो फन फैलाए खड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन ने खान साहब की नाकाबिले जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, बस चार्ज फ्रेम होना बाकी है। सर अब ये समझ नहीं आ रही 200 केसेस हैं, कौन सा ऐसा केस है आपके ख्याल में जो खान साहब के गले की हड्डी बन सकता है? पहली बात तो यह है कि 200 केसेस नहीं है। आप लोग इमरान खान की कई भी बातें मुझे ना बताया करें, ठीक है ना। और जो वो अपने जो उसका जो दिल करता है वो रात को अपना एक सूटा लगाता है, उसके बाद वो एक नया फिगर दे देता है। वो किसी को इंटरव्यू देता है, उसको याद तो रहता नहीं है कि मैंने कल क्या कहा था या परसों क्या कहा था। यानी एक तो 200 केसेस नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी भी केस में हो सकता है। अभी तक तो अदलिया में काफ़ी लोग हैं जो उसके आगे ढाल बने हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ बतदरीज ये लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी हैं और लोग भी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या होता है इनके साथ। गिरफ्तार तो होना है इमरान खान ने। मुझे जो लगता है, जो मुझे अपनी एक फीलिंग है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इमरान खान के लिए सबसे पहले
बैंड बजाने के लिए आएगा, बिगल बजाएगा कि चलो भाई इधर चलो। और वो एक काफ़ी सीरियस है, क्योंकि नैब को अब जो नए इख्तियारात मिले हैं उसमें नैब उनको 1 महीने के लिए तो वैसे ही गिरफ्तार कर सकता है, तो वो मुझे ज़्यादा उसके चांसेस लगते हैं। सर, खान साहब ने आज अदालत में एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि जजेस को धमकियां में कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सर, कौन कर रहा है कॉल्स? वैसे आप मुझे ये बताएं, इमरान का स्क्रिप्ट राइटर कौन है यार? इतनी नई नई कहानियां रोज बना लेता है ये आदमी। इंडिया में फिल्में लिखे ना तो सुपरहिट फिल्में होंगी, और हर फिल्म में अजय देवगन ही होगा, क्योंकि वो इसी टाइप की स्टूपिड फिल्मों में काम करता है। खान साहब ऑलरेडी हिट है और उनको क्या जरूरत है हिट होने बात यह है कि रोज एक पोरी मार देना, बोंगी मार देना। अब आप ये देखें कि पहले तो कहते थे वकीलों को धमकियां आती हैं, ठीक है ना, वकील बाहर चले गए। मैंने पता किया तो एक वकील का मुझे पता चला जो बाहर गए वो थे आमिर रां साहब। लो, वो इनके वकील नहीं है, वो तो चौधरी परवेज लाई के वकील थे। और वकील किसी का होना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी वकील हो सकता है, वो आमिर रां हो, वो एहसन बून हो, वो एतजाज़ हसन हो, कोई भी। जो आदमी अगर किसी वकील को कोई अप्रोच करता है कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प करें, तो डॉक्टर और वकील जो हैं वो इखलाकी तौर पे ना नहीं कर सकते अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को, जो भी आता है। उनकी मर्जी है केस ना लें या ले लें, लेकिन उसकी और प्रोफेशनल वजूहात हो सकती हैं, लेकिन असूलन ये उनको ना नहीं करनी चाहिए। तो वकला के खिलाफ तो किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक रह गया जजेस का मामला, तो इमरान खान को यह भी बता देना चाहिए कि इमरान खान को किस जज ने फ़ोन करके ये बात बताई है कि अभी फिर वो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं कि किसी तोते ने आके बुशरा की नौकरानी के कान में कहा, उसने बुशरा के कान में कहा, बुशरा ने जो है वो इमरान खान के कान में कह दिया आके। तो अगर ये सीना गैजेट है तो फिर तो ये एक और कहानी है, वरना फिर नाम बताएं कि किस जज ने फ़ोन करके मुझे कहा कि धमकी आई है, वरना इस मुल्क को रहने दें, माफ़ कर दें। अब इससे ज़्यादा क्या बेनकाब होना कि इजराइल जो है वो इमरान खान की हिमायत में बोल रहा है, इससे ज़्यादा क्या बेनकाब होना इमरान खान ने। अच्छा, हो सकता है खान साहब की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए ऐसा किसी ने करवा। जी, वो अपना इसलिए बना था इजराइल के सिर्फ एक दिन इमरान खान की मुश्किलों में इजाफा करना है, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है ना। थैंक यू वेरी मच महाविश। सर, परवेज इलाही साहब को जमानत मिल गई है। आपके ख्याल में कोई डील हुई है या वो एक दफा फिर से गिरफ्तार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि परवेज लाई साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। परवेज लाई ने चौधरी शुजात से गिड़गिड़ा कर रो रो के माफिया भी मांगी। असल उनका मसला जो है ना वो है मोनस लाई। परवेज लाई पेन में, मोनस लाई स्पेन में। अब आप देख ले ये कितना है। और परवेज लाई की 2 बहनें ऐसी हैं और चौधरी शुजात के दरमियान खवातीन 2 खवातीन ऐसी हैं कि जो टोटल मोनस की साइड ले रही हैं। तो उस वजह से फैमिली में एक बड़ा उनका एक इशू बना हुआ है, वरना और वो कहते हैं कि जी जो मोनस कहेगा वही होगा बात। तो अब जो है वो परवेज लाई जो है वो थक गए हैं मेरा ख्याल है, और हो सकता है आज कल परसों में किसी भी दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर वो पैम्पर बदलने वाली कहानी दोबारा से शुरू होगी कि हमने कहाँ कहाँ पैम्पर बदले और कहाँ कहाँ इस आदमी ने मजीद गंद किया। सर, मुबारक को सऊदी अरब से $2 बिलियन भी आ गए हैं और IMF ने पाकिस्तान का 8 बिलियन का जो रीफाइनेंसिंग का प्लान है वो भी मान लिया है। सर, अब आपके ख्याल में हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, हालात बेहतर तो होंगे, लेकिन माविश अगले साल कितने पैसे वापस करने हैं? हम फिर दोबारा इसी कंडीशन में होंगे। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि भीख मांगने से बेहतर है हम काम करना शुरू हो जाएं और हम एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स और अपनी फूड सिक्योरिटी और अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करने के ऊपर हम प्लान करें, रेमिटेंसेस के ऊपर। और इस तरह से हम नहीं रह सकते, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करें। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं बेदियाँ के बाहर, वो बेदियाँ के करीब ना लाहौर में एलीट सेंटर है पुलिस का, तो उसके बाहर में आते हुए देख रहा था। 2-3 दिन मैंने देखा, उसके बाद हटा ली उन्होंने। नई के 100 डाले आए हुए हैं, ब्रांड न्यू। आई मीन आप एक एक पाई को मकरूज हैं, आप कर्जे ले रहे हैं और आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करने से थक नहीं रहे। अगर इसी तरह इन हुकूमतों ने चलाना है तो फिर अगली बारी कर्जा लेने के लिए क्या गिरवी रखेंगे, ये सोच लें। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा अगले साल तक।
तो अब वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। भीख मांगने और भीख मिलने पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मुस्तहिकीन की मदद करना हमसे करवा, यानी उस सफ में ना शामिल करके हमारा हाथ आगे फैलाओ किसी के। सर हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने अल्लाह करे, अल्लाह करे। अनफॉर्चुनेटली हमारा हाथ हमेशा लेने वाला रहा है पाकिस्तान की That's बात कर। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के